हाँ भाई बोर्ड को ग्रीन करेंगे चाय दे दे बेटवा चाय लाना है बेटवा चलो ये टेस्ट होगी मंडे को मंडे कौन सी डेट होगी 26 चैप्टर होंगे बायो के नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन अगर ये टेस्ट के लिए आप कवर कर देंगे अच्छे से तो बाकी बचेगा सपोर्ट एंड मूवमेंट एक चैप्टर है अगर ये भी टेस्ट के बाद टेस्ट वाले दिन मंडे को टेस्ट देने के बाद इसको पढ़ना है टेस्ट देने के बाद आप उस दिन रेस्ट करते हैं काम पूरा बचा हुआ काम आपको नजर नहीं आता आपको अपने वीक एरियाज नजर नहीं आते तो ये चैप्टर पढ़ ले तो क्या होगा जितना हमने पढ़ा है वो आपका 100% ओके हो जाएगा फिर जो रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं हम उसको पढ़ना है फिर इवोल्यूशन को जेनेटिक्स को पढ़ेंगे उसे पढ़ना है फिर हमने पढ़ना है किसको एवोल्यूशन को और इनके साथ प्लांट किंगडम में पढ़ाऊंगा प्लांट किंगडम पढ़ा के एनिमल किंगडम पढ़ाऊंगा एनिमल किंगडम तक पढ़ाने के लिए मेरे ख्याल में अपना टाइम हो जाएगा 10 अप्रैल या 15 अप्रैल 10 या 15 अप्रैल ये डेट होगी 5, 10, 15 अप्रैल तक ये टारगेट पूरे करेंगे हम ठीक है तो भाई क्रोमोसोम्स एंड डीएनए के बारे में बताऊं कि भाई डीएनए का आपको पता है आरएनए का भी पता है ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन का भी पता है ट्रांसफॉर्मेशन का पता है बैक्टीरिया में ट्रांसडक्शन का पता है वायरस में कॉन्जुगेशन का बैक्टीरिया में पता है तो रिप्लिकेशन का भी पता है तो क्रोमोसोम्स एंड डीएनए आपको अच्छा पढ़ा हुआ है अगर आपके पास टाइम है और जेनेटिक्स को अच्छे से समझना चाहते हैं तो क्रोमोसोमल थ्योरीज को पढ़ें क्रोमोसोमल थ्योरीज में स्पेशली सटन की थ्योरी को पढ़ें सटन नाम का साइंटिस्ट था इसने थ्योरीज दी है क्रोमोसोम हेरिडिटी मटेरियल है पहले माना जाता था कि हेरिडिटी मटेरियल क्रोमोसोम है फिर पता चला क्रोमोसोम के अंदर डीएनए हेरिडिटी मटेरियल है उस पे भी बड़ी लड़ाई झगड़ा हुआ गिरफ्त का एक्सपेरिमेंट एक्सीडेंटली और उसको प्रूव करने के लिए आर्शी चीज ये वो एवरी मैक्लॉयड मैकार्टी ने फाइनली प्रूव किया कि भाई डीएनए हेरिडिटी मटेरियल है फिर पता चला डीएनए भी सारा हेरिडिटी मटेरियल नहीं उसका भी एक टुकड़ा होता है जीन फिर तो डिटेल हो गई जीन की भी फंक्शनल पार्ट बॉडी टर्मिनेटर ये वो फला वगैरह तो अगर मैं आपको से सजेस्ट करूं क्रोमोसोमल थ्योरी को पढ़ें और जीन की स्ट्रक्चर को पढ़ें बस बाकी क्रोमोसोम्स एंड डीएनए को छोड़ दें हाँ और शौक है तो क्रोमोसोम कैसे बनता है हिस्टोन और डीएनए मिलके न्यूक्लियोसोम बनाते हैं कंडेंसेशन होती है क्रोमेटिन ये पढ़ा हुआ है कॉन्सेप्ट है आपके पास ठीक है ये पढ़ लें बस डेवलपमेंट एंड एजिंग सिलेबस में नहीं है मैंने इस चैप्टर के लेक्चर अपलोड किए हैं वो सुन लें अगर आपके पास इतना बड़ा टाइम है बुक को पढ़ने के पीएमडीसी पढ़ने के बाद भी ठीक है तो आ जाए मूविंग टू स्टार्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन री मीन्स अगेन प्रोडक्शन मतलब प्रोड्यूस करना मतलब अगेन प्रोड्यूस करना ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म हो एक ऑर्गेनिज्म हो जैसे बैक्टीरिया है कितने सेल है बैक्टीरिया में एक सेल है अब ये बैक्टीरिया डिवाइड करके कितने बैक्टीरिया बनाती है एमाइटोसिस से ये नए डॉटर बैक्टीरिया बन गए अब इसको सेल डिवीजन कहें या रिप्रोडक्शन कहें सेल डिवीजन भी है क्योंकि ऑर्गेनिज्म ही सेल है तो नई 2 बैक्टीरिया बन गई पुरानी बैक्टीरिया से तो ये पेरेंट
और ये डॉटर। और ये बैक्टीरिया आगे चल के फिर मैच्योर होके अपने बच्चे बनाएंगी, मतलब अपनी जैसी बैक्टीरिया बनाएंगी। ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने जैसा क्या बनाए, ऑफस्प्रिंग बनाए। क्या बनाए? ऑफस्प्रिंग को प्रोजेनी भी कहते हैं, ऑफस्प्रिंग को प्रोजेनी भी कहते हैं, या अपनी जनरेशन में से दूसरी जनरेशन बनाए। एक ऑर्गेनिज्म है, वो एक जनरेशन है, तो अगली जनरेशन बनाए। और हाँ, ऑर्गेनिज्म कैसा बनना चाहिए, ऑफस्प्रिंग कैसा बनना चाहिए रिप्रोड्यूस करने के बाद? फर्टाइल। फर्टाइल फर्टाइल ऑर्गेनिज्म होगा। फर्टाइल का मतलब जो रिप्रोड्यूस कर पाए। रिप्रोड्यूस कर पाए का मतलब है जो आगे भी अपने जैसे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सके। अगर स्टीराइल होगा तो बच्चे पैदा नहीं कर सकेगा। प्लांट है तो नए ऑर्गेनिज्म नई प्लांट नहीं बना पाएगा। अगर प्लांट नहीं बना पाएगा, बच्चे नहीं बना पाएगा, तो जनरेशन, नस्ल यहाँ पे खत्म। ठीक है ना? तो रिप्रोडक्शन इसीलिए जरूरी है क्योंकि जो कंटिन्यूटी है लाइफ की, वो इससे है। अगर रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म से ऑर्गेनिज्म बनना स्टॉप हो जाए तो लाइफ खत्म हो जाएगी। ठीक है? लाइफ की कंटिन्यूटी के लिए, इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन होता है। अब रिप्रोडक्शन दो तरीकों से होता है। एक तरीका है एसेक्सुअल, दूसरा है सेक्सुअल। अच्छे तरीके से ये चीजें डिस्कस्ड हैं पहले से ही कि एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल में फर्क क्या है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बाय पेरेंटल कहते हैं। बाय पेरेंटल मतलब कितने पेरेंट रिक्वायर्ड है? दो पेरेंट, एक मेल होगा तो एक फीमेल, दो पेरेंट रिक्वायर होंगे। और नंबर 1 बाय पेरेंटल है मतलब दो सेक्स हैं। दो सेक्स मतलब दो जेंडर हैं। दो जेंडर कौन से? मेल भी फीमेल भी। और दूसरा शर्त ये है कि इनके अंदर गेमेट बने। तो मेल गेमेट प्रोड्यूस करेगा, मेल का गेमेट स्पर्म, और फीमेल गेमेट प्रोड्यूस करेगा एग। तीसरा शर्त ये है, कौन सा? कि स्पर्म फर्टिलाइज करें। स्पर्म क्या करें? फर्टिलाइज करें। और मेटिंग भी होनी चाहिए, मेटिंग और फर्टिलाइजेशन। गेमेट आपस में जब फर्टिलाइज करेंगे तो क्या बनेगा? फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट जायगोट। अब चौथा फर्टिलाइजेशन, और पांचवा एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होनी चाहिए। एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होनी चाहिए। चलो ये तो वहां पे भी होता है, मतलब वो एसेक्सुअल एम्ब्रियो होता है, इस पर आते हैं। एम्ब्रियो जायगोट से एम्ब्रियो बनेगा, मोरुला, ब्लास्टुला, गेस्टुला वगैरह वगैरह। ठीक है? तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट है। अब ये जो बच्चा पैदा होगा, ये जो प्रोजेनी होगा, ऑफस्प्रिंग होगा, मुझे बताएं ये अपने बाप जैसा होगा या मां जैसा होगा? अगर ह्यूमन की बात करें तो कुछ कैरेक्टर मां जैसे, कुछ बाप जैसे, कुछ दादा, कुछ परदादा, नाना, ये वो ऐसे कैरेक्टर होंगे। अब इन पर तो जेनेटिक्स में जाएंगे कि क्यों ऐसा क्यों है। बहरहाल ये ऑफस्प्रिंग कैसा है? पेरेंट से क्या है? चेंज। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का छठा कैरेक्टर है चेंज लाना। ठीक है? और चेंज अच्छी होती है किसके लिए? एवोल्यूशन के लिए। तो एवोल्यूशन करने के लिए, फ्यूचर में रहने के लिए बेस्ट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन कौन सा है? सेक्सुअल। एसेक्सुअल की बात करें, ए मतलब विदाउट, सेक्स मतलब जेंडर, दो पेरेंट नहीं चाहिए, यानी ये है यूनिपेरेंटल। जैसे पोटैटो का एग्जांपल ले लेते हैं। पोटैटो प्लांट है, एक पोटैटो लगाते हैं धरती में, पोटैटो की बॉडी से, सोमेटिक सेल से ये दूसरा पोटैटो बन गया, ये उससे तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे। तो एसेक्सुअल का मतलब है, गन्ने का एग्जांपल ले लें, शुगर केन का। शुगर केन के टुकड़े करके हम लगा देते हैं धरती में। शुगर केन इंसान के टुकड़े करके लगा दें, इंसान तो पैदा नहीं होगा। अब ये क्या मसला है? ये मसला है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पुराना टाइप है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू टाइप है रिप्रोडक्शन का, और इवॉल्व है और बेस्ड है और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में होता है। आप देखेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम ये वाला रिप्रोडक्शन इवॉल्व होता जा रहा है
और ये वाला रिप्रोडक्शन कम होता जा रहा है। अब इंसान के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। अगर एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म तो नहीं बनता, मगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ साइंस हैं। जैसे लिवर को काट लें तो लिवर रीजनरेट कर लेता है, स्किन को हटा ले स्किन रीजनरेट कर लेती है, थोड़ा बहुत टंग के पास भी पावर है। इनवर्टिब्रेट एनिमल के अंदर रिप्रोडक्शन है। पोरीफेरा को आप टुकड़े टुकड़े कर दें, कितने टुकड़े कर दें, सपोज करें 1 लाख सेल है तो टुकड़े भी 1 लाख करें, मतलब एक एक टुकड़ा कंसिस्ट ऑफ 1 सेल, तो भी 1 सेल से एक पूरा पोरीफेरा बन जाएगा। तो ये हो गया क्या, फ्रेगमेंटेशन हो गया, टुकड़े टुकड़े में बांट दिया हमने पोरीफेरा को, एक एक टुकड़े से ऑर्गेनिज्म। ये क्यों है? क्योंकि इसकी डेवलपमेंट स्लो है। सिंपल है डेवलपमेंट। हमारी डेवलपमेंट बहुत मुश्किल है। एक तो मदर पे डिपेंडेंट है और दूसरा जो डेवलपमेंट है वो बहुत सारी कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से नहीं बन पाते। तो भाई इन दोनों रिप्रोडक्शन, ये दोनों रिप्रोडक्शन के टाइप्स हैं। अभी हमें जो रिप्रोडक्शन पढ़ना है वो ह्यूमन के अंदर पढ़ना है। ह्यूमन के अंदर रिप्रोडक्शन मतलब एनिमल के अंदर, ह्यूमन के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ना है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, यही चैप्टर है बस। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे। सिस्टम का मतलब है जो सारे ऑर्गन आएंगे, गेमेट को बनाने वाले, गेमेट को रखने वाले, गेमेट को ट्रांसफर करने वाले सारे। और उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्म कैसे बनती है इसको डिटेल में पढ़ेंगे। क्या कहेंगे टॉपिक को? स्पर्मेटोजेनेसिस, जनरली गेमेटोजेनेसिस। चलो भाई, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो मुश्तमिल है 2 टाइप के पार्ट्स पर। एक को कहेंगे एक्सटर्नल जेनिटलिया, दूसरे को कहेंगे इंटरनल जेनिटलिया। एक्सटर्नल जेनिटलिया का मतलब है ऐसे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जिनको फिजिकल अपीयरेंस हो, जिनको जो देखने में आए। जैसे स्क्रोटम की बात करते हैं हम, स्क्रोटम का पता है कि स्क्रोटम टेस्टिस के अंदर, टेस्टिस के बाहर एक पाउच है जिसके अंदर टेस्टिस प्रोटेक्टेड है। अगर डिटेल में पढ़ेंगे, ये स्क्रोटम ऐसी पाउच है जो 34 सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखती है। टेस्टिस का बॉडी का कितना है? 37। ये कितना रख रही है? कितना फर्क है? तो स्पर्म की प्रोडक्शन 34 पे। अब ये नए बुक की बात है, पुराना बुक कहता है कि टेम्परेचर कितना? 35, 2 का फर्क होता है। अब हमारा नया बुक ये 3 का फर्क कर रहा है, मगर इट में भी टेस्ट एडिशन है, मिस्टेक हो, मे भी ये सही हो, तो हम इसी को मानेंगे। 34 सेंटीग्रेड मेंटेन करता है टेस्टिस का। टेस्टिस यहाँ पे प्रोटेक्टेड है स्क्रोटम के अंदर। तो बताएं टेस्टिस कहाँ पे आएंगे? एक्सटर्नल जेनिटलिया में या इंटरनल में? इंटरनल में आएंगे ना, स्क्रोटम के अंदर है। फिजिकल अपीयरेंस जाहिर नहीं है ये। स्क्रोटम बाहर वाली जो पाउच है वो एक्सटर्नल जेनिटलिया में आएगी। पेनिस जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो भी एक्सटर्नल जेनिटलिया में आएगा। अब टेस्टिस और उसके अलावा जो डक्ट्स हैं, डक्ट्स के अलावा कुछ ग्लैंड हैं, ये सारे आ जाएंगे इंटरनल जेनिटलिया में। टेस्टिस ये हम पढ़ेंगे स्पर्म को प्रोड्यूस करेगा और हार्मोन कौन से भाई? टेस्टोस्टेरोन और इनहिबिन। ठीक है, तो सेल भी बता दें कौन से सेल होंगे हार्मोन बनाने वाले। सर्टोली तो इनहिबिन बनाता है, लेडिन टेस्टोस्टेरोन। अच्छा, पिट्यूटरी के हार्मोन भी याद है आपको? चलो ठीक है। तो टेस्टिस का काम है स्पर्म को बनाना, और उस बनने में हार्मोन का रोल है, तो हार्मोन भी टेस्टिस बनाते हैं। ठीक है, ये चीजें डिटेल में देखेंगे। अब कुछ डक्ट्स हैं जो कि क्या करेंगी, स्पर्म बनने के बाद स्पर्म को मैच्योर करेंगी
और स्पर्म को स्टोर करेंगी और स्पर्म को ट्रांसफर करेंगी। ये डक्ट का काम होगा। डक्ट्स का काम क्या है? स्पर्म को रखना, मैच्योर करना। और अब ये तो जनरल पढ़ रहे हैं ना हम, डक्ट्स तो है 6, 7, 8, तो एक एक का काम पढ़ेंगे। कहाँ पे स्टोर हो रहा है, कहाँ पे मैच्योर हो रहा है, कहाँ पे खाली ट्रांसफर हो रहा है, कहाँ पे मैच्योर भी हो रहा है, स्टोर भी हो रहा है। तो ये चीजें पढ़ेंगे हम डिटेल में, जनरली पढ़ा रहे हैं। गेमेटोजेनेसिस को, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ने के बाद पढ़ेंगे कि ये स्पर्म कैसे बनती है। ठीक है, चलो अब ग्लैंड है, तीन ग्लैंड है। एक को सेमिनल वेसिकल कहेंगे, सबको पता है, एंट्री वाले, इसीलिए मैं फुल नहीं लिख रहा। एक को हम प्रोस्टेट कहते हैं। सेमिनल वेसिकल 2, प्रोस्टेट 1 होता है, और कॉर्पस ग्लैंड जो होते हैं वो भी 2 होते हैं। तो ये 3 ग्लैंड होते हैं। तीनों ग्लैंड का काम है क्या? कि भाई जो स्पर्म है वो ट्रांसफर होती है, जब कहां से ट्रांसफर होती है? ट्रांसफर होती है मेल बॉडी से बाहर थ्रू दी यूरेथ्रा, है ना? यूरेथ्रा। और आपको पता है यूरेथ्रा से यूरिन भी पास होता है, और आपको पता है इसकी पीएच एसिडिक होती है, लो होती है। तो स्पर्म जब यूरेथ्रा से पास होते हैं तो लो पीएच की वजह से स्पर्म को मरने के चांसेस हैं। तो लो पीएच से, एसिडिटी से बचाने के लिए ये ग्लैंड एक बेसिक नेचर का, कौन सी नेचर का? बेसिक नेचर का फ्लूइड प्रोड्यूस करते हैं। और उसमें एक तो बेसिक नेचर होती है, दूसरा उसमें फूड होता है। दूसरा उसमें फूड होता है किसके लिए? स्पर्म के लिए। स्पर्म वो फूड यूज करके आगे मूव करेगा, मैच्योर होगा। नंबर मैच्योर नहीं होगा, मूव करेगा। फूड होता है। एक और बात, ये जो फ्लूइड होगा ग्लैंड का, 3 ग्लैंड का, सेमिनल वेसिकल का, प्रोस्टेट का और कॉर्पस ग्लैंड का या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का, ये जो होगा ये मीडियम होगा। क्या होगा? मीडियम फॉर मूवमेंट, मीडियम फॉर लोकोमोशन। भाई स्पर्म कैसे मूव करेगा? तैरता जाएगा ना। तैरने के लिए फ्लूइड चाहिए। अगर खाली नाली हो, उसमें पानी ना हो, तो स्पर्म कैसे मूव करेगा? तो स्पर्म को मूव करने के लिए फ्लूइड चाहिए। तो ये है ही ग्लैंड का प्रोड्यूस किया गया फ्लूइड। अब ये फ्लूइड एज अ मीडियम भी हो गया, एज अ मीडियम फॉर मूवमेंट। फूड भी हो गया, सक्रोज वगैरह, फ्रक्टोज ऐसे फूड होंगे इसके अंदर, और आयन भी होंगे पीएच को मेंटेन करने के लिए। अच्छा मुझे बताएं, अब स्पर्म को पीएच से कौन सा फीचर बचाता है इस फ्लूइड का? बेसिक नेचर। बेसिक नेचर। तो रट्टा मारेंगे, रट्टा मारेंगे। फूड देने में सबसे ज्यादा जो फ्लूइड प्रोड्यूस करेगा वो होगा सेमिनल वेसिकल। 60% जो फ्लूइड प्रोड्यूस करेगा, स्पर्म को देगा फ्लूइड प्रोड्यूस करके तैरने के लिए, खाने के लिए, वो होगा सेमिनल वेसिकल। मगर बड़ा जो है वो प्रोस्टेट है। ज्यादा प्रोडक्शन सेमिनल वेसिकल करता है फूड की। और अगर पीएच की बात करें, कहाँ गया पीएच का किस्सा? पीएच की बात करें तो पीएच ज्यादा मेंटेन करता है कॉर्पस। कॉर्पस यूरेथ्रा में स्पर्म आने से पहले सीक्रेशन कर लेता है, ताकि जो यूरेथ्रा है वो एसिडिक नेचर से थोड़ा क्या हो जाए? सेट हो जाए। अब इसका ये मतलब नहीं कि इनका जो फ्लूइड होता है वो एसिडिक होता है, इनका भी बेसिक होता है, मगर इसने रास्ता क्लियर करके दिया है। ठीक है, तो पीएच से बचाने के लिए कॉर्पस ग्लैंड का मेन रोल है। चलो भाई, अभी ये हो गया ओवरव्यू। अभी डिटेल में देखना है। क्या डिटेल में देखना है? टेस्टिस को बनाएंगे, टेस्टिस को देखेंगे कि स्पर्म कहाँ पे बन रही है, कैसे बन रही है, और ये देख के हम देखेंगे ये टेस्टिस की बनी हुई स्पर्म पहले कौन सी डक्ट ले रही है, फिर कौन सी, फिर कौन सी, फिर कौन सी, फिर कौन सी, फिर कौन सी डक्ट कहाँ पे, यही समझना है। और ग्लैंड, ग्लैंड सुने, स्पर्म कौन प्रोड्यूस करेगा? ट्रांसफर कौन करेगा? अब ये डक्ट्स ट्रांसफर करेंगी, रास्ते में इनसे फ्लूइड भी लेती चलेंगी। रास्ते में अब सवाल हो गया पहला कि भाई रास्ते में ये फूड कब देंगे? स्टार्ट में या बाद में? बाद में, रास्ते में। तो पहले फ्लूइड कौन देगा? तो पहले टेस्टिस के अपने डक्ट होंगे जो स्पर्म भी प्रोड्यूस करेंगे, तैरने के लिए फ्लूइड भी थोड़ा बहुत। कितना फ्लूइड देंगे?
यहां तक पहुंचने के लिए। फिर मेन जिम्मेदारी है फ्लूइड देने की किसकी? अच्छा, वो फ्लूइड है क्या? इंग्लैंड से जो फ्लूइड प्रोड्यूस होता है, दैट फ्लूइड इज कॉल्ड एज सेमिनल फ्लूइड। अब ये सेमिनल फ्लूइड जो है व्हाइट कलर का फ्लूइड है, बेसिक नेचर का फ्लूइड है, इसके ये काम है, ठीक है। एंटी पीएच है, एंटी एसिडिक मीडियम है, फूड देता है, नरिश करता है, लोकोमोशन करता है, स्पर्म की मीडियम बनता है, बेसिक नेचर का होता है। अब ये सेमिनल फ्लूइड और स्पर्म एक साथ हो जाएंगे तो इन दोनों को मिला के हम टर्म यूज करेंगे सेमिन। तो अगर मैं कहूं टेस्टिस से स्पर्म निकली है या सेमिन, स्पर्म निकली है, डक्ट में आके वो स्पर्म ले लेगी फ्लूइड, तो स्पर्म और फ्लूइड दोनों मिला के अब हो जाएगी सेमिन। तो सेमिन जो है वो डक्ट से ट्रांसफर होती जाएगी और बाहर निकलेगी। अभी डिटेल में देखते हैं एक एक चीज को, अभी मुझे समझाते जाएंगे आप मुझे बताते जाएंगे कि मैं क्या क्या बना रहा हूँ। प्रोस्टेट रिपीट करें, अभी बनाया ही नहीं है, वो बताया था, अभी बनाऊंगा, फिर देखना रिपीट हो जाएगा इंशाल्लाह। देखें भाई, अब ये पाउच है टेस्टिस की, जिसको कहेंगे स्क्रोटम। स्क्रोटम पाउच है टेस्टिस की, जिसको कहेंगे स्क्रोटम। ठीक है, ये पाउच है जिसको कहेंगे स्क्रोटम। और स्क्रोटम के बाद अब ये टेस्टिस के अंदर ऐसे जगह है स्पर्म बनाने वाले ट्यूब्स के लिए, स्पर्म बनाने वाले ट्यूब्स के लिए ये डक्ट्स हैं, इनको लोब्यूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? नाम लिखते जाएंगे। ये है टेस्टिस के अंदर टेस्टिक्यूलर लोब्यूल। अब टेस्टिक्यूलर लोब्यूल के अंदर एक दो तीन या चार ट्यूब होंगे, कम से कम एक, मैक्सिमम चार ट्यूब होंगे, क्लोजली टाइटली पैक होंगे आपस में। कहां पे प्रेजेंट है ये ट्यूब? लोब्यूल के अंदर हाईली कॉइल्ड होंगे। मैं उतने ज्यादा कॉइल्ड नहीं बना रहा, ठीक है, ज्यादा कॉइल्ड होंगे, जगह ज्यादा बनाएंगे ना, ले लेंगे तो ज्यादा स्पर्म प्रोड्यूस होगी। ये स्पर्म बनाने वाले ट्यूब लोब्यूल के अंदर जो प्रेजेंट है, इनको कहेंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब मुझे बताएं, सर्टोली सेल कहाँ है? स्पर्म बनाने वाला इधर है, इनके अंदर है। जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन वाले सेल्स हैं लैक्टिक, वो इधर ही है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में कौन से सेल इंपॉर्टेंट याद करने हैं? एक सर्टोली, दूसरे कौन से? लेडिग या नर्स भी कहते हैं ना इनको। ये फ्लूइड बनाएंगे, ये टेस्टोस्टेरोन भी बनाएंगे और फूड भी बनाएंगे, मतलब फ्लूइड, फूड इन द फॉर्म ऑफ फ्लूइड होगा, फूड होगा इन द फॉर्म ऑफ फ्लूइड। और सर्टोली क्या बनाएंगे? सर्टोली इनेबिन और स्पर्म की प्रोडक्शन करवाएंगे, है ना। सर्टोली नर्स कब से है? सर्टोली नर्स है, सर्टोली नर्स होते हैं ना, देख ले, पूछ ले भाई, गूगल से पूछ ले। लेटेगा ना, थोड़ा मथे लिखाऊं, थोड़ा मथे लिखूंगा। ये लेटिग नर्स है ना, लेटिग नर्स है। व्हाट्सएप चेक करो सर, दियो दिसंगा लेकिन
सर्टोली नर्स सेल है। चलो आप कह रहे हैं, गूगल कह रही है, बुक्स हमारे कह रहे हैं, चलो जो भी ठीक है, मैं मान गया, मैंने गलत लिखा था रेटिंग, ठीक है। इंटरस्टिशियल एसोसिएटेड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जे सर्टोली के बारे में हमारे बुक में लिखा हुआ है कि सर्टोली स्पर्म बनाती है, सर्टोली से इनहिबिन बनता है। सर्टोली सेल खुद जर्म सेल नहीं है, हमारा माइंड ये काम करता है सर्टोली से स्पर्म बनती है मतलब ये जर्म सेल है। असल में सर्टोली के साथ जर्म सेल होते हैं, उनको ये पुश करता है, चलो भाई काम पे लग जाओ, उनकी हेल्प करता है। सर्टोली खुद सोमेटिक है, जर्म सेल से स्पर्म प्रोड्यूस करवाता है। तो बुक में जनरली लिखा हुआ है सर्टोली स्पर्म प्रोड्यूस करता है, स्पर्म प्रोड्यूस करवाता है जर्म सेल से, ठीक है ना, स्पर्मेटोगोनिया बनवाता है। अब ये कैसे बनती है ये डिटेल में देखेंगे। स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म कैसे बनी, कैसे मैच्योर होगी, स्पर्मिएशन, स्पर्मेटोजेनेसिस, सर्टोली एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बनाता है। चलो ठीक है, सुने भाई। तो कहां पर पहुंचे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पर। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पे कितने सेल्स याद करने चाहिए, सर्टोली और लेटिक। जर्म सेल अगर पूछे तो भी यहाँ पे है, ठीक है ना, सर्टोली के साथ। अच्छा अब इंटरस्टिशियल सेल कौन से हैं, लेटिक सेल है, बड़ा हुआ है, हमने छोड़ दे। इसके बाद एक ट्यूब है जिसका नाम है क्या, जिसका नाम है रेटेटेस्टिस। क्या नाम है, रेटेटेस्टिस। अब ये जो रेटेटेस्टिस है ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बनी हुई स्पर्म और फ्लूइड कलेक्ट करते हैं और देते हैं एक और डक्ट को जिसे कहते हैं वाज इफ्रेंशिया। क्या कहते हैं, वाज इफ्रेंशिया। अब ये वाज इफ्रेंशिया जो है ये जाके स्पर्म देती है किसी और डक्ट को जिसका नाम है एपिडिडाइमिस, जिसका नाम है एक बड़ी, सबसे बड़ी हाईली कन्वोल्यूटेड डक्ट है, इस टेस्टिस के ऊपर है। अब ये जो एपिडिडाइमिस बना रहा हूं ना, ये टेस्टिस में दाखिल नहीं है, ये टेस्टिस का पार्ट नहीं है, ये टेस्टिस के ऊपर लगी हुई है, ऊपर अटैच्ड है, इसीलिए इसको कहते हैं एपिडिडाइमिस। ये यहां तक एपिडिडाइमिस पूरी कहां पे प्रेजेंट है, टेस्टिस के ऊपर। अच्छा इनको नाम तो दिलवाए ना, इनके नाम क्या थे, इसका नाम क्या था, इसका रेटेटेस्टिस। और रेटेटेस्टिस से जो निकली है ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये जो एपिडिडाइमिस को देती है ये वाली, तो ये कॉल्ड एज वाज इफ्रेंशिया। ठीक है, वाज इफ्रेंशिया ने किसको दिया, एपिडिडाइमिस अब स्पर्म को स्टोर करके रखेगी, एपिडिडाइमिस अब स्पर्म को स्टोर करके रखेगी। एपिडिडाइमिस स्पर्म को स्टोर भी करेगी, स्पर्म को मैच्योर भी करेगी। नाम क्या है इसका, इसका नाम है एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस के अंदर स्पर्म क्या होगी, स्टोर होगी और मैच्योर होगी। यहाँ पे स्पर्म बनती जितनी बननी चाहिए, कितनी बनती है स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, 2 ml से लेकर 5 ml तक। एक इजैक्यूलेशन के लिए 2 से 5 ml, और इसमें स्पर्म होते हैं, बुक की लाइन है 300 से 400 मिलियन, बिलियन शायद है, मिलियन है शायद, मिलियन होंगे, बिलियन नहीं होंगे, बिलियन होंगे, ठीक है। इतने मिलियन स्पर्म होंगे 2 से 5 ml में। तो 2 से 5 ml स्पर्म यहाँ पे एपिडिडाइमिस में क्या होती है, स्टोर होती है और मैच्योर होती है। अब मैच्योर होने के बाद
मैच्योर हो गई तब भी पड़ी हुई है। जब स्पर्म को रिलीज करने का टाइम होगा 200 से 300 मिलियन। अब अगर स्पर्म के रिलीज करने का टाइम आएगा तो एक डक्ट होगी जो उठा लेगी स्पर्म को। ये कौन सी स्ट्रक्चर है बॉयज? ये वाली जो लगी हुई है पेट के अंदर सेंटर पर आगे यूरिनरी ब्लैडर। ये है यूरिनरी ब्लैडर। और ये कौन सी डक्ट है जो यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन निकालती है और यूरिन को पास करती है बॉडी से बाहर? क्या नाम है इस डक्ट का? यूरेथ्रा। तो ये यूरेथ्रा डक्ट है जो पास करती है किसको? यूरिन को। कहां से? इस स्फिंक्टर का नाम बताएंगे? कौन सा स्फिंक्टर है, क्या करता है? वॉलंटरी इनवॉलंटरी दोनों है। ये जो स्फिंक्टर है यूरिनरी ब्लैडर के नीचे, ये दो एक्चुअली स्फिंक्टर है, एक नहीं है। एम्प्यूला और है, एम्प्यूला और बात है, देखते हैं एम्प्यूला को। ये दो हैं, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। जो इंटरनल है वो इनवॉलंटरी है और जो एक्सटर्नल है वो जब यूरिन करने की डिजायर हो। कब होगी यूरिन करने की डिजायर? जब 400 ml या 450 ml 400 ml यूरिन स्टोर हो जाए, भले 200 ही हो जाए, तो प्रेशर बढ़ेगा ना। प्रेशर बढ़ेगा तो यूरिन करने की डिजायर होगी। तो हम यूरिन करने के लिए हमें जो इनवॉलंटरी कंट्रोल मिलता है वो इंटरनल को मिलता है, मगर यूरिन को पास करने के लिए हमारे पास अपना कंट्रोल है। जिस टाइम यूरिन को पास करें, थोड़ी देर वेट करके 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा, तो वो हमारे पास कंट्रोल है ना इसको रखने का या निकालने का। तो वो एक्सटर्नल जो है वो वॉलंटरी है, जो हम डिजायर करते हैं यूरिन को पास करने के लिए, तो एक्सटर्नल पे हमारा कंट्रोल होता है, तो यूरिन पास होता है। अब एक और बात, ये जो यूरेथ्रा है बॉयज, ये जो यूरेथ्रा है यूरिन को तो पास करता है, मगर मेल गैमेट सेमेन को भी पास करता है। तो सेमेन को पास करता है और यूरिन को पास करता है, एक ही टाइम या अलग अलग टाइम? अलग अलग टाइम। तो जब सेमेन एंटर होगी इसके अंदर, जब सेमेन एंटर होगी इसके अंदर यूरेथ्रा के अंदर, यहां से एंटर होगी, मैं पढ़ाऊंगा, तो मुझे बताएं यूरिन वाला स्फिंक्टर क्या हो जाएगा? क्या रहेगा? क्लोज रहेगा। और सेमेन वाला स्फिंक्टर खुल जाएगा और यहाँ से सेमेन बाहर रिलीज होगी, और इसीलिए इसको कहा जाता है यूरिन पास करने वाला। जेनिडियल सेमेन जेनेटिक मटेरियल स्पर्म को पास करने वाला यूरिनोजेनिटल डक्ट किसको कहा? यूरेथ्रा को। मेल के अंदर ये बड़ा होता है। हाँ भाई, तो क्या कह रहे थे हम डक्ट के बारे में? डक्ट की सीक्वेंस बताएं जल्दी में। पहली डक्ट जो स्पर्म बनाती है सेमिनिफेरस टेस्टिस के अंदर, दूसरी जो सेमिनिफेरस से लेती है, तीसरी जो रेटे टेस्टिस से लेती है वाज डिफरेंशिया, चौथी जो उससे लेती है, पहुंचे ही यहाँ पे। अभी पांचवी मोस्ट इंपॉर्टेंट डक्ट कही जाती है, इंपॉर्टेंट डक्ट, सब में से इंपॉर्टेंट डक्ट, इसको कहते हैं वाज डिफरेंस या डक्टस डिफरेंसेस। अब ये इंपॉर्टेंट डक्ट कहलाती है। ये एपिडिडाइमिस से स्पर्म लेकर जाती है, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर टर्न करके आती है। कहां से? यूरिनरी ब्लैडर से ऊपर टर्न करके आती है। साइड में जब पहुंचती है तो यूरिनरी ब्लैडर के साथ चिपका होता है एक अदद वेसिकल,
वेसिकल क्या बनाने वाला, सेमिनल फ्लूइड बनाने वाला वेसिकल नेम्ड एज सेमिनल वेसिकल। ये सेमिनल वेसिकल है। ग्लैंड नंबर पहला, कितने होंगे ये? दो। दो कहां से होंगे? एपिडिडामिस से। एपिडिडामिस से ये क्या निकली? वास डिफरेंस। ये दो होंगी, ये दो होंगी। एपिडिडामिस से वास डिफरेंस कितनी निकलेंगी? दो, क्योंकि एक टेस्टिस से एक और दूसरे से दूसरी, तो दो निकल के एपिडिडामिस दो होंगी। दो निकल के ये जो ब्लेडर है उसके ऊपर ऐसे कवर करके आएंगी, इसके ऊपर ड्रन करके आएंगी और साइड पे ये लगा होगा क्या? सेमिनल वेसिकल। कहां पे लगा हुआ है? सेमिनल वेसिकल यूरिनरी ब्लैडर के साथ चिपका हुआ है। मैंने थोड़ा स्पेस में बनाया है। ये सेमिनल वेसिकल ग्लैंड है ना, कितने हैं सेमिनल वेसिकल? दो। क्या प्रोड्यूस करेंगे? फ्लूइड। फ्लूइड कॉल्ड एज सेमिनल फ्लूइड। फूड वगैरह ये वो होगा, 60% यही फ्लूइड प्रोड्यूस करेगा। किसको देगा? वास डिफरेंस जो स्पर्म लेकर आई है उसको ऐड कर देगा। तो वास डिफरेंस जो है इसको सेमिनल फ्लूइड भी मिल गया। अब क्या मिल गया वास डिफरेंस को? स्पर्म भी थी, सेमिनल फ्लूइड भी आ गया। तो अब यहाँ पे स्पर्म को स्पर्म कहेंगे या सेमेन कहेंगे? तो भाई वास डिफरेंस जो है, जो नीचे आ रही है, किससे किससे नीचे आ रही है? सेमिनल वेसिकल से। इसे कहा जाता है इजैक्यूलेटरी डक्ट। इजैक्यूलेटरी डक्ट। इजैक्यूलेटरी डक्ट क्या है? इजैक्यूलेटरी डक्ट वास डिफरेंस के बाद डक्ट है जो जिसके अंदर अब क्या है? सेमिन है। वास डिफरेंस के पास था स्पर्म। वास डिफरेंस का स्पर्म और सेमिनल वेसिकल का सेमिन मिल गए, तो अब हो गया सेमिनल फ्लूइड मिल गया, तो अब हो गई सेमिन। अब इजैक्यूलेटरी डक्ट वास डिफरेंस का पार्ट ही है, बस आगे उसको ही वास डिफरेंस कह रहे हैं, सॉरी इजैक्यूलेटरी डक्ट कह रहे हैं वास डिफरेंस को। अब ये आ रही है कहां पे ओपन हो रही है? इम्पाइट कहां पे हो रही है? यूरेथ्रा में। मगर इम्पाइट यूरेथ्रा में हो रही है, मगर यहाँ पे यूरेथ्रा के ऊपर यहाँ पे ग्लैंड लगा हुआ है। यहाँ पे ये ग्लैंड लगा हुआ है, इसका नाम है कौन सा ग्लैंड? प्रोस्टेट ग्लैंड। कितने हैं ये? एक ही है। ये कितने थे? दो थे, और ये एक ही है। तो क्या मैं कहूं, बुक में लिखा हुआ है कि इजैक्यूलेटरी डक्ट प्रोस्टेट के अंदर इंटर होती है। इसका मतलब ये नहीं कि प्रोस्टेट के अंदर ओपन होती है। प्रोस्टेट से अंदर जाके यूरेथ्रा के अंदर ओपन होती है। तो वो इंटर हुई है पहले किसमें? प्रोस्टेट में या यूरेथ्रा में? प्रोस्टेट में इंटर हुई है, और प्रोस्टेट से अंदर होते होते जाके इम्पाइट हुई है इनटू द यूरेथ्रा में। इम्पाइट की